नमस्कार, मैं प्रतिभा सिंह कहानियाँ कहती हूँ। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसको लिखा है श्री कृष्ण चंद्र ने। कहानी है सुधा और मोती की। अंत तक जरूर सुनना, ये कहानी आपको दिल तक छू जाएगी। सुधा खूबसूरत थी न बदसूरत, बस मामूली सी लड़की थी। सांवली रंगत, साफ सुथरे हाथ पाँव, मिजाज की ठंडी मगर घरेलू, खाना पकाने में होशियार, पढ़ने लिखने की शौकीन, मगर न खूबसूरत थी न अमीर न चंचल। दिल को लुभाने वाली कोई बात न थी इसमें। बस वो तो एक बेहद शर्मीली सी और खामोश तबीयत लड़की थी। बचपन से ही अकेली खेला करती, मिट्टी की गुड़िया बनाती और उनसे बातें करती। कॉलेज में भी उसकी सहेलियां और दोस्त बहुत कम थी। वो शर्मीली तबीयत अभी तक उसके साथ चल रही थी, जैसे उसके माँ बाप की गरीबी ने बढ़ावा दे दिया हो। उसका बाप जीवन राम नाथू मिल वॉच मर्चेंट के यहाँ चांदनी चौक की दुकान पर 30 साल से सेल्समैन चला आ रहा था। उसकी हैसियत ऐसी न थी कि वो अपनी बेटी को कॉलेज की तालीम दे सके। उस पर भी जो उसने अपनी बेटी को कॉलेज में भेजा था, महज इस ख्याल से कि शायद इस तरीके से उसकी लड़की को कोई अच्छा खाविंद मिल जाए। कभी कभी उसके दिल में ये ख्याल भी आता था, मुमकिन है कॉलेज का कोई अच्छा लड़का ही उस पर आशिक हो जाए। मगर जब वो सुधा की सूरत देखता, झुकी हुई गर्दन, सिकुड़ा हुआ सीना, खामोश निगाहें और उसकी कामगोई का अंदाजा करता, तो एक आह भरकर चुप हो जाता और अपना हुक्का गुड़गुड़ाने लगता। सुधा के लिए तो कोई वर घेर घार कर ही लाना होगा, मगर मुसीबत ये है कि इस तरह के वर बड़ा दहेज मांगते थे और उसकी हैसियत ऐसी न थी कि वो बड़ा तो क्या छोटा सा भी दहेज दे सके। जहन के बहाव में बहते बहते उसने ये भी सोचा कि आजकल मोहब्बत की शादी बड़ी सस्ती रहती हैं। अब मालिक राम की बेटी गोपी को ही देखो। बाप हेल्थ मिनिस्ट्री में तीसरे दर्जे का क्लर्क है, मगर बेटी ने एक लखपति ठेकेदार से शादी कर ली है जो उसके साथ कॉलेज में पढ़ता था। बाप क्वार्टरों में रहता है, मगर लड़की एयर कंडीशन मोटर कार में बैठकर अपने मैके वालों से मिलने आती है। हाँ, मगर गोपी तो बहुत खूबसूरत है और हमारी सुधा तो बस ऐसी है जैसे उसकी माँ। उसके लिए तो किसी वर को घेरना ही पड़ेगा, जिस तरह सुधा की माँ और उसके रिश्ते वालों ने मुझे घेरा था। 2-3 जगह सुधा की माँ ने बात चलाई थी, मगर वो बात आगे न बढ़ सकी। मगर एक बार तो उसने बंध इतना मजबूत बांधा कि लड़का खुद घर चलकर सुधा को देखने आ गया, मगर सुधा उसे पसंद ना आई। लड़का खुद भी कौन सा अच्छा था, मुआ चेचक मारा ठिगना सा उस पर हकलाता था, जामुन का सा रंग, मगर गोरी लड़की चाहता था और दहेज में एक स्कूटर मांगता था। यहाँ सुधा का बाप एक साइकिल तक न दे सकता था, इसलिए मामला आगे चलता भी तो कैसे चलता। मगर ये सुधा के बाप को न मालूम था कि उस बदसूरत ठिगने के इनकार पर खुद सुधा कितनी खुश हुई थी। वो दिल ही दिल में शुक्रगुजार थी। वो ऊपर से जितनी ठंडी थी, अंदर से उतनी ही लावा थी, ये कोई नहीं जानता था। सुधा के तख्युल की उड़ान कितनी ऊंची थी। अपनी तंगो तारीख सी दुनिया से बाहर निकलकर उसकी कल्पना कैसी कैसी सुंदर जगहों पर उसे ले जाती थी। इस बात को न तो उसका बाप जीवन राम जानता था, न उसकी माँ मगही जानती थी कि सुधा कितनी अजीब लड़की है। वो बाहर से मामूली रंग रूप की लड़की थी, मगर उसने अपने दिल के अंदर एक चमकती हुई जिंदगी छुपा रखी थी। फर्स्ट ईयर पास कराकर जीवन राम ने सुधा को घर पर बिठा लिया कि अब मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। 2 साल गुजर गए। सुधा अब आसिफ अली रोड की एक फर्म में टाइपिस्ट थी। वो पहले से ज़्यादा खामोश और मेहनती हो गई थी। घर की हालत भी अच्छी हो गई, क्योंकि सुधा घर में 100 रुपये लाती थी। ये उस समय की बात है जब 100 रुपये की काफ़ी वैल्यू होती थी। दफ्तर के काम से फारिग होकर वो स्टेनो का काम सीखने जाती थी। बीए करने का इरादा भी रखती थी। घर की हालत जरा बेहतर होने पर जीवन राम और मगही ने सुधा के वर के लिए ज़्यादा कोशिश शुरू कर दी थी। वो सुधा की तनख्वाह में बहुत कम खर्च करते थे और स्कूटर के लिए पैसे जमा कर रहे थे। बहुत दिनों के बाद जीवन राम एक लड़के के वालिदैन को स्कूटर का लालच देकर घेरने में कामयाब हुआ।
मंगनी की रकम, ब्याह का दहेज, दहेज की नकदी, दहेज का सोना, सारी ही जरूरी बातें तय हो गई तो मोती, जो लड़के का नाम था और वाकई शक्लो सूरत में मोती की ही तरह उजला और खूबसूरत था, अपनी होने वाली बीवी को देखने आया। मोती ने गहरे ब्राउन रंग का सूट पहना हुआ था। उसकी सुनहरी रंगत पर उसके स्याह घुंघराले बाल बेहद खूबसूरत मालूम होते थे और उसकी कमीज से कफ के बाहर उसके हाथ बड़े मजबूत और खूबसूरत लगते थे। और जब वो सजी सजाई सुधा की तरफ देखकर मुस्कुराया तो अंदर ही अंदर उस मासूम लड़की का दिल पिघल गया और चाय की प्याली उसके हाथों में बजने लगी और बड़ी मुश्किल से वो चाय की प्याली मोती को पेश कर सकी। मोती चाय पीकर और शुक्रिया अदा करके बड़ी सआदतमंदी से रुखसत हो गया अपनी बहनों के साथ। दूसरे दिन उसकी बहनों ने कहला भेजा, लड़की पसंद नहीं। इस रात सुधा सो न सकी। रात भर उसकी आंखों में मोती का खूबसूरत चेहरा डोलता रहा। रात भर मोती के हाथों का हल्का सा स्पर्श उसको गुदगुदाता रहा। लड़की पसंद नहीं? मगही गुस्से से साग को कढ़ाई में भूनते हुए बोली, और खुद तो बड़ा यूसुफ है, अपनी रंगत पर बड़ा इतराता है, मगर अपनी पकोड़ा जैसी नाक नहीं देखता और अपने हफ्सियों जैसे घुंघराले बाल नहीं देखता, अपनी बहनों को नहीं देखता। मोती के इनकार करने पर सुधा के दिल पर क्या बीती ये तो किसी को मालूम ना हो सका। पहली बार उसने जिंदगी में किसी को दिल दिया था और ये किसी को मालूम न था। होता भी कैसे और कहती भी क्या किसी से कि जिसे मैंने चाहा वो मुझे देखने आया था और नापसंद करके चला गया। लोग तो इश्क में रोते हैं, वो बेचारी कुछ कह भी न सकती थी। उस दिन उसने दफ्तर में ओवर टाइम किया और जब अंधेरा खासा बढ़ गया तो वो दफ्तर से बाहर निकली और भूरे रंग का पर्स झुलाती हुई सामने आसिफ अली पार्क में चली गई और एक बेंच पर तन्हा बैठ गई। ये पार्क दिल्ली गेट के सामने एक छोटा सा खामोश गोशा था, मगर आज यहाँ निस्तंभ खामोशी थी। सुधा हर रोज यहाँ आती थी और आधा पौन घंटा अकेले बैठकर ताज़ा दम होती थी। थोड़े अरसे के लिए उसने अपने ख्यालों की लहरों पर दूर तक तैरती हुई निकल जाती। उसे तन्हाई से डर न लगता था, तन्हाई उसका वाहिद सहारा थी। अंधेरे से उसे डर न लगता था, बल्कि अंधेरा उसका दोस्त था। गुंडों से उसे डर न लगता था, जाने उसकी शख्सियत में ऐसी कौन सी बात थी कि गुंडे भी उसे दूर से ही सूंघ कर चले जाते थे, कतरा कर निकल जाते थे। आज अंधेरा था और पेड़ के नीचे गहरी खामोशी। पत्थर का बेंच भी खूब ठंडा था। चंद मिनट तक सुधा खामोशी से उस बेंच पर बैठी रही, मगर जब उसकी थकान न गई तो वो उठकर पेड़ के नीचे चली गई और तने से टेक लगाकर बैठ गई और आंखें बंद कर ली। यकायक किसी ने उससे कहा, तुम यहाँ क्यों बैठी हो अकेली? सुधा ने आंखें खोली। सामने मोती मुस्कुरा रहा था, वही खूबसूरत ब्राउन सूट पहने, वही सफ़ेद दांतों वाली जगमगाती हुई मुस्कुराहट। उसके हाथ उतने ही खूबसूरत थे। सुधा के हलक में कोई चीज़ आके रुकने लगी। वो बोल न सकी। मोती उसके करीब आके बैठ गया, इतना करीब कि उसने आहिस्ते से पूछा, तुम्हें मेरे इनकार पर गुस्सा आ रहा है ना? सुधा ने आहिस्ते से सिर हिलाया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। बहुत बुरा लग रहा है ना? सुधा ने फिर हाँ के अंदाज में आहिस्ते से सर हिला दिया और आंसू छलक कर उसके गालों पर आ गए और वो रोने लगी। मोती ने अपने कोट की जेब से रुमाल निकाला और उसके आंसू पोंछते हुए बोला, मगर इसमें रोने की क्या बात है? हर इंसान को अपनी पसंद नापसंद का हक है। बताओ, हक है कि नहीं? मगर तुमने क्या देखा था मेरा जो तुमने मुझे नापसंद कर दिया? क्या तुमने मेरे हाथ का फुल्का खाया था? मेरा मटर पुलाव चखा था? क्या तुमने मेरे दिल का दर्द देखा था? और वो बच्चा जो तुम्हें देखते ही मेरी कोख में हुमक कर आ गया था, तुमने मेरे चेहरे का सिर्फ सपाटपन देखा, मेरे बच्चे का हुस्न क्यों नहीं देखा? तुमने वो बात क्यों नहीं देखी जो जिंदगी भर तुम्हारे पाँव धोते, और वो बटन जो मैं तुम्हारी कमीज पर काटने वाली थी? तुम मेरे जिस्म की रंगत से डर गए। तुमने उस स्वेटर का उजला रंग न देखा जो मैं तुम्हारे लिए बुनना चाहती थी। मोती, तुमने मेरी हंसी नहीं सुनी, मेरे आंसू नहीं देखे, मेरी उंगलियों के लम्स को अपने खूबसूरत बालों में महसूस नहीं किया।
मेरे कुंवारे जिस्म को अपने हाथों में लरसते हुए नहीं देखा तो फिर तुमने किस तरह मुझे नापसंद कर दिया था? अरे, इतनी लंबी तकरीर वो कैसे कर गई? इतना सब कुछ वो कैसे कह गई? बस उसे इतना मालूम था कि वो रो रही थी और कहती जा रही थी, और उसका सर मोती के कंधे पर था, और मोती अपनी गलती पर नादिम उसके शानों को होले होले थपक रहा था। उस दिन वो बहुत देर से घर पहुंची, और जब उसकी माँ मगही ने उससे पूछा तो उसने लापरवाही से कह दिया, दफ्तर में देर हो गई। फिर पर्स को जोर से झल्लाकर पलंग पर फेंक दिया और खाना मांगने लगी। उसकी माँ चौंक गई, उसका बाप चौंक गया। आज सुधा की रोई हुई आंखों की तह में खुशी की एक हल्की सी लकीर थी, जैसे गहरे बादलों में कभी कभी बिजली कौंध जाती है। मगही ने अपने होठ चबाकर चालाक निगाहों से अपने खाविंद की तरफ देखा, जैसे उसने बेटी का राज भांप लिया हो। जीवन राम ने भी एक पल के लिए मसरूर निगाहों से अपनी बेटी की तरफ देखा। जरूर कोई बात है, और सुधा चूंकि औरत है इसलिए इस बात की तह में जरूर कोई मर्द है। ऐसा दोनों मियाँ बीवी ने उसी लम्हा सोच लिया। मगर दिन गुजर गए, महीने गुजर गए, साल गुजर गए। सुधा ने कुछ न बताया। उसकी माँ इंतजार करती रही, मगर वो जन्म जली कभी मुंह से कुछ न फूटी। थक हार के उसकी माँ ने फिर 2-3 वर ढूंढे, मगर सुधा ने साफ इनकार कर दिया। एक रोज शाम में सुधा ने मोती को बताया, वो लोग आज मेरे लिए एक बुढ़ा हलवाई ढूंढ के लाए थे। फिर मोती ने हंसकर पूछा, मैंने साफ इनकार कर दिया? तूने इनकार क्यों कर दिया पगली? शादी कर लेती तो जिंदगी भर आराम से बैठी मिठाई खाती और तुम्हें छोड़ देती। सुधा ने प्यार भरे गुस्से से मोती की तरफ देखकर कहा, मैंने भी तो तुमसे शादी नहीं की। मोती ने उसकी कमर में हाथ डालते हुए कहा। तो क्या हुआ? सुधा उसके गाल को अपने गाल से सहलाती हुई बोली, तुम मेरे पास तो हो, शादी से भी ज्यादा मेरे पास, हर वक्त मेरी मुट्ठी में। मोती हंसकर बोला, हाँ ये तो सही है, मैं बिल्कुल तुम्हारी मुट्ठी में हूँ, जब चाहे बुला लो। शुरू में तो तुम ऐसे ना थे। सुधा मोती की तरफ चंचल निगाहों से देखकर बोली, शुरू में तो तुम बड़ी मुश्किल से मेरे पास आया करते थे। शुरू में ऐसा प्यार भी तो ना था, और किसी के दिल को समझते हुए देर भी तो लगती है। मोती ने सुधा के कानों में सरगोशी की। कल कहाँ मिलोगे? फिर सुधा खुद ही बोली, कल पिक्चर देखेंगे, बसंत सिनेमा में बहुत अच्छी पिक्चर लगी है। मैं 2 टिकट खरीद रखूंगी, तुम ठीक 5:45 बजे वहाँ पहुँच जाना। टिकट मैं खरीद लूँगा? नहीं, ये पिक्चर तो मैं दिखाऊंगी, तुम कोई दूसरी दिखा देना, मैं कब मना करती हूँ। मगर भूलना नहीं, कल शाम 5:45 बजे बसंत सिनेमा के बाहर। बसंत सिनेमा के बाहर बहुत भीड़ थी। सुधा ने 2 टिकट खरीद लिए। अब वो मोती का इंतजार कर रही थी। 5:45, 6 हो गए। पिछले शो के छूटने के बाद लोग चले गए, नए लोग शो देखने के लिए आने लगे। मोती नहीं आया। चारों तरफ रोशनियां थीं, लोगों की भीड़ थी। अब वो उसकी तबीयत समझ गई थी। उसे खामोशी पसंद थी, अंधेरा पसंद था, तन्हाई पसंद थी। मोती बेहद शर्मीला था। 6:15 के करीब वो सिनेमा हॉल में जा बैठी। उसने अपने साथ वाली सीट पर अपना रुमाल रख दिया। जब हॉल की रोशनियां गुल हो गईं और पिक्चर शुरू हो गई तो सुधा ने मोती का हाथ अपने हाथ पर महसूस किया। वो अंधेरे में चुपके से आकर साथी वाली सीट पर बैठ गया था। सुधा ने उसके हाथ को दबाते हुए कहा, बड़ी राह दिखाते हो। सॉरी, मोती के लहजे में बेहद मलामत थी। अब बातें करने का लम्हा न था। वो महसूस कर सकती थी कि मोती का हाथ उसके हाथ में है, वो उसके साथ कुर्सी पर बैठा है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो अपना सर उसके कंधे पर रख देती। मोती सरगोशी में कहता, मेरे कंधे पर सर रखकर देखने से तुम्हें क्या नजर आता है? तस्वीर तो नजर आती न होगी। वो तस्वीर नजर आती है जो इस हॉल में बैठा हुआ कोई आदमी नहीं देख सकता। सुधा ने बड़ी गहरी मसरत से कहा। आहिस्ता आहिस्ता हर शख्स ने तब्दीली महसूस की। सुधा की मैली मैली आंखें उजली होती गईं, कमर लचकने लगी,
वो दिन ब दिन हसीन व दिलकश होती गई। अब उसके कपड़े इंतहाई साफ सुथरे होते थे कम कीमत के, मगर बेहद उम्दा सिले हुए होते थे। उसके ऑफिस की लड़कियां उसको ईर्ष्या और चिढ़ाने के अंदाज में पूछती थीं, कैसा है वो तेरा? गोरा रंग है, बाल घुंघराले हैं, हंसता है तो मोती झड़ते हैं। सुधा जवाब देती, क्या तनख्वाह लेता है? 1200। 1200? लड़कियां चीख कर पूछती, 1200 तो हमारी फर्म के मैनेजर की तनख्वाह है। वो भी एक फर्म में मैनेजर है, सुधा जवाब देती। अरे हमें दिखाएगी नहीं? बस एक बार दिखा दे, हम देख तो लें कैसा है तुम्हारा वो। दिखा भी दूंगी, कहो तो दफ्तर में बुला के दिखा दूं। ये तो उसने यूं ही कह दिया था, वरना सुधा कहाँ मोती को दिखाने वाली थी। वो मर जाती मगर अपने मोती को न दिखाती। इन लड़कियों का क्या भरोसा। सुधा का बूढ़ा बाप कुड़ कुड़ कर मर गया, क्योंकि सुधा शादी न करती थी और मोहल्ले वाले तरह तरह की बातें करते थे। सुधा का बाप मर गया और उसके मरने के अगले चंद सालों में सुधा के भाइयों की शादियां हो गई और वो लोग अपनी अपनी बीबियों के साथ अपने अपने ठिकानों पर चले गए। उसकी छोटी बहन की भी शादी हो गई। फिर उसकी माँ भी अपनी बड़ी बेटी के कुंवारेपन के गम में सुलग सुलग कर मर गई और सुधा इस गम में अकेली रह गई। चंद माह के बाद उसने वो घर भी छोड़ दिया और सिविल लाइन में एक उम्दा मकान की दूसरी मंजिल में 2 कमरे लेकर पेइंग गेस्ट के तौर पर रहने लगी। अब वो 35 बरस की हो चुकी थी, मगर मुश्किल से 30 बरस की मालूम होती थी। उसके होठों पर हर वक्त मुस्कुराहट खेलती रहती और आंखों में खुशियों के साए नाचते रहते। वो पहले से ज़्यादा संजीदा और बापकार हो गई थी। वो स्टेनो भी हो गई थी, उसने बीए भी कर लिया था, उसकी तनख्वाह भी बढ़ गई थी और किताबें पढ़ने का शौक भी। अब वो खुशहाल और आरामदेह जिंदगी बसर कर रही थी। कई साल से वो अपनी मांग में सिंदूर भर रही थी और माथे पर सुहाग की बिंदियां सजाती थी, और लोगों को तो ये भी मालूम न था कि उसकी शादी कहाँ हुई है और कौन उसका खाबिंद है, मगर लोग इतना जानते थे कि कोई उसका है जिसके साथ वो अपनी शामें गुजारती है। बल्कि लोग तो यहाँ तक कहते सुने गए कि जो कोई भी वो है उसकी अपनी कुछ वजह हैं जिनकी वजह से उन दोनों की शादी नहीं हुई, मगर वो दोनों हर शाम की तन्हाइयों में मिलते हैं। और जब दुनिया सो जाती है और जब कोई किसी को नहीं देखता, जब चारों तरफ नींद गालिब हो जाती है, तब कोई सुधा के यहाँ आता है, होले से दरवाज़ा खटखटाता है और खामोशी से अंदर आ जाता है। लोगों ने उसे देखा नहीं था, मगर लोगों का ख्याल यही था, वो सुधा से कुछ कहते नहीं थे, क्योंकि सुधा अब एक संजीदा और बापकार औरत बन चुकी थी, और जिसके माथे पर सिंदूर का ये बड़ा टीका जगमगाता हो, उसे कोई क्या कह सकता है। वो शाम सुधा की 40वीं सालगिरह की शाम थी और वो कई वजह से सुधा को नहीं भूलती। सुधा मोती को मथुरा रोड के जापानी गार्डन में ले गई थी। उस रात सुधा बहुत खामोश थी, मोती भी चुपचाप सा था। वो अब भी उसी तरह खूबसूरत था जैसे जवानी में था। अब भी वो हर रोज़ उसी ब्राउन सूट में आकर सुधा से मिलता था कि सुधा का हुक्म यही था। उसे देखकर ये गुमान होता था कि मोती पर जिंदगी के बहाव ने और वक्त के घाव ने ज़्यादा निशान नहीं छोड़े। सिर्फ कनपटियों पर सफ़ेद बाल आ गए हैं जो इस सूरत को और भी बापकार और वजीह बनाते थे। और वो एक छड़ी लेकर चलता था जो उसकी 50वीं सालगिरह पर खुद सुधा ने उसे तोहफे में दी थी, वरना इसके अलावा उसकी सूरत शक्ल में, किरदार और गुफ्तार में किसी तरह का फ़र्क न आया था। वो पहले की ही तरह इतना हसीन, दिलकश और दिल नवाज था कि उसे देखते ही सुधा के दिल में खतरे की घंटियां बजने लगती थीं। इतना वक्त गुजर जाने के बाद आज भी उसे देखकर सुधा का दिल इतना ज़ोर से धक धक करने लगा था जितना कि पहले रोज। मोती ने आहिस्ते से पूछा, तुमने मुझसे शादी क्यों नहीं की? एक दफ़ा इनकार करने के बाद सुधा ने होले से कहा, तुमसे शादी नहीं की जा सकती थी, सिर्फ मोहब्बत की जा सकती थी। अब तुम ये कैसे जान सकोगे कि जिस दिन तुमने इनकार किया था उसी दिन से तुम मेरे हो गए थे।
इतना जानने के लिए औरत का दिल चाहिए। मोती खामोश रहा। कुछ देर के बाद बोला, आज तो तुम 40 की हो चुकी हो, क्या तुम्हें अफसोस नहीं होता कि तुमने मुझसे शादी नहीं की? ये सुनकर सुधा भी खामोश हो गई। इतनी देर खामोशी रही कि मोती को गुमान गुजरा कि कहीं सुधा अंदर ही अंदर रो रही है। सुधा, उसने आहिस्ते से उसका कांधा हिलाया। मैं सोच रही थी, सुधा होले से बोली, तुमसे शादी न करके मैंने क्या खोया है? क्या कोई शाम ऐसी थी जो मैंने तुम्हारे साथ न गुजारी हो? सोचो तो, कहाँ कहाँ हम नहीं गए। जहाँ जहाँ मैंने तुम्हें बुलाया, क्या तुम वहाँ नहीं पहुँचे? और जिस वक्त भी बुलाया, क्या उसी वक्त सब काम छोड़कर तुम नहीं आए? अगर शादी का नाम साथ है तो वो मुझे हासिल है। फिर ये भी सोचो कि इस लंबे समय में मेरा तुम्हारा एक बार भी झगड़ा नहीं हुआ। मैंने तुम्हें हमेशा मेहरबान और मुस्कुराते हुए पाया। जब मेरे हाथों को तुम्हारे हाथों की ज़रूरत हुई, उनके लम्स की गर्मी मैंने अपने जिस्म के रोए रोए में महसूस की। तुम्हारे फूल मेरी जुल्फ़ों में रहे। क्या कोई औरत मोहब्बत में इससे ज़्यादा पा सकती है? सुधा ने एक गहरी मसरत से अपने आप को मोती के बाजुओं में ढीला छोड़ दिया और फिर उसे महसूस हुआ कि मोती के 2 बाजू नहीं बल्कि 4 बाजू हैं, बल्कि शायद 6 बाजू हैं, 8 बाजू हैं। थोड़ी देर के बाद जब सुधा ने आंखें खोली तो उसका चेहरा बता रहा था कि अभी अभी उससे मोहब्बत की गई है। वो शाम, वो रात सुधा को कभी नहीं भूलेगी, क्योंकि वो रात मुकम्मल थी और उन दोनों की जिंदगियां मुकम्मल थीं। जैसे वक्त और उम्र, चांद और आरजू सब एक साथ एक दायरे में मुकम्मल हो जाएं और जज्बे की एक बूंद भी छलक कर बाहर जाने की ज़रूरत महसूस न करे, ऐसे लम्हे कब किसी की ज़िंदगी में आते हैं। और जब आते हैं तो इस शिद्दत से अपना तासुर छोड़ जाते हैं कि इंसान महसूस करता है कि शायद मैं अब तक जिया ही इस लम्हे के लिए था। शायद कुछ इसी तरह सुधा ने इस लम्हे में महसूस किया और फिर कभी इस तरह महसूस न किया, क्योंकि इस वाक़या के चंद दिन बाद उसके दफ्तर का मैनेजर तब्दील हो गया और जो मैनेजर उसकी जगह आया उसे सुधा सख्त नापसंद करने लगी थी। एक तो वो बड़ा बदसूरत था। किसी ज़माने में उसका रंग गोरा जरूर रहा होगा, मगर अब तो पुराने तांबे का सा था। उसके गाल जबड़ों पर लटक गए थे, आंखों के नीचे सियाह गड्ढे पड़ गए थे, सर के बाल उड़ गए थे और जब वो बात करता था तो ऐसा मालूम होता था जैसे कोई मेंढक किसी काई भरे तालाब के अंदर से बोल रहा हो। अजीब सी घिन आती थी सुधा को उससे। लेकिन मुसीबत ये थी कि अब दफ्तर में इतने साल से काम करते करते वो हेड स्टेनो बन चुकी थी और उसे दिन भर मैनेजर के कमरे में रहना पड़ता था और इससे उसे बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। लेकिन इससे ज़्यादा परेशानी ये सोचकर होती थी कि उसने इस बदसूरत इंसान को इससे पहले भी कहीं देखा है। कहाँ देखा है, बहुत जोर देने पर भी उसे याद नहीं आती थी, मगर दिन भर उसके दिल में एक खालिश सी होती रहती। कहीं वो सोचती, क्या ये मेरे मरहूम बाप जैसा है, मेरे भाई के जैसा, पर उसे कुछ समझ नहीं आता था। 1 तारीख को जब तनख्वाह बढ़ चुकी और लोग अपने अपने घरों को चले गए तो नए मैनेजर ने सुधा को किसी काम से रोक लिया और उसे अपनी मेज के सामने कुर्सी पर बिठा लिया। फिर उसने एक कैबिनेट खोलकर उसमें से एक गिलास निकाला और विस्की की बोतल और सोडा, और पहला पैग वो गटागट चढ़ा गया। सुधा उसे हैरत से देखने लगी और गुस्से से उठकर जाने लगी कि मैनेजर ने निहायत नरमी से उसका हाथ पकड़कर उसे जाने से रोका और बोला, आज जब तुम्हारी तरक्की की फ़ाइल मेरे सामने आई तो मुझे मालूम हुआ कि इस दफ्तर में सबसे पुरानी मुलाजिम तुम हो। ये बड़ी खुशी की बात है। सुधा चुप रही। तुम्हारा नाम सुधा है ना? मैनेजर बड़ी बेचैनी से बोला। सुधा बड़ी हैरत से उसकी तरफ देखने लगी। इतने दिन से मेरे साथ काम कर रहा है, क्या ये मेरा नाम भी नहीं जानता? आखिर उसे क्या हुआ है? मेरा मतलब है, मैनेजर दूसरे पैक का एक बड़ा घूंट पीकर बोला, तुम वही सुधा हो ना जिसके बाप का नाम जीवन राम है? हाँ, मेरे बाप का नाम भी फाइल में लिखा गया है, फिर मुझसे पूछने की ज़रूरत क्या है? वो तकरीबन उठते उठते बोली। बैठो बैठो, मैनेजर ने फिर उसकी मिन्नत करते हुए कहा। तुमने मुझे पहचाना नहीं,
वो उसकी तरफ गौर से देखते हुए कहने लगा। नहीं, वो गुस्से से बोली। मैं एक रोज़ तुम्हारे घर आया था, तुम्हें देखा भी था, तुमसे बातें भी की थी। बुढ़े मैनेजर ने सुधा से कहा, अब तुम एक खूबसूरत औरत बन चुकी हो, मगर जब तुम ऐसी न थी, जब तुम एक मामूली सी लड़की थी, जब मैंने तुम्हें देखा था और तुमसे बातें भी की थी। कब कब? सुधा बेचैनी से बोली। बुढ़ा मैनेजर देर तक सुधा को देखता रहा, आखिर में आहिस्ते से बोला, मैं मोती हूँ। सुधा सन्नाटे में आ गई। मैं बड़ा बदनसीब था जो तुमसे शादी न कर सका, तुम्हें अच्छी तरह देख न सका। मैं नौजवान था, दौलत और गोरे रंग का लालची। जो बीबी मुझे मिली वो दौलत भी लाई थी और सफ़ेद चमड़ा भी, और इसके साथ एक मगरूर, बदमिजाज, जालिम और बेवफा तबीयत भी लाई थी। चंद सालों में ही मेरे 5 बच्चे हो गए। उनमें से कितने मेरे थे मैं कह नहीं सकता, मगर लोग तरह तरह की बातें बनाते थे और मैं सुनता था और पीता था और दूसरी औरतों के पास जाता था। फिर जहर, बीमारी का, शराब का, नाकामी का मेरी रग रग में फैल गया और मैं वक्त से पहले बूढ़ा हो गया और बुझ गया। अब वो मर चुकी है, इसलिए मैं उसे कुछ न कहूँगा, और उसे कहूँ भी क्या, कसूर तो मेरा है, मेरी इन आँखों का जो तुम्हें पहचान न सकी। मेरी आँखों ने एक हीरा देखा और पत्थर समझकर फेंक दिया। क्या तुम मुझे किसी तरह माफ़ नहीं कर सकती? क्या तुम मुझसे शादी नहीं कर सकती? मेरी उम्र ज़्यादा नहीं है, मुझे तो मोहब्बत भी नहीं मिली जिसके लिए मैं सारी उम्र तरसता रहा। वो कहे जा रहा था और वो फटी फटी निगाहों से उसे देख रही थी, और उसका जी चाहता था कि वो उससे कहे, अब तुम आए हो, बूढ़े, बदसूरत और गंजे होकर, खौफनाक बीमारियों का शिकार। अब तुम मुझसे शादी के लिए कह रहे हो, मगर मैंने तो अपनी सारी ज़िंदगी तुम्हें दे दी, और तुम्हें मालूम तक न हुआ कि मैंने अपनी सारी जवानी तुम्हारे तसव्वुर में खो दी, और ज़िंदगी की हर बहार तुम्हारे ख्यालों में गंवा दी, और शबाब की हर मचलती हुई आरजू तुम्हारी एक निगाह के लिए लुटा दी। जिंदगी भर में सड़कों पर अकेली चलती रही तुम्हारे साए के साथ, अंधेरे पार्कों में बैठी रही तुम्हारे तसव्वुर के साथ। मैंने खुद अपने हाथ से खर्च करके तुमसे साड़ियों के तोहफे लिए, तुम्हारा जेवर पहना, अपनी मेहनत का खून करके सिनेमा देखा, और अपने साथ की सीट खाली रखकर मेरा बाप मर गया, मेरी माँ मर गई, और मेरे कोख के बच्चे मुझे दूर ही से बुलाते रहे, और मैं किसी के पास न गई। तुम्हारे ख्याल को ही अपने दिल में बनाए रखा। अपने कवारेपन के 40 साल आँखें, कान और होठ बंद करके तुम्हारी आरजू में बिता दिए थे। मैं कितनी खुश थी, कितनी मगन थी। मैंने तो तुमसे कुछ न मांगा, न शादी का फेरा, न सुहाग की रात, न बच्चों का तबस्सुम, बस सिर्फ एक तसव्वुर, एक झलक, एक अक्स ही तुमसे मुस्तार लिया था, और आज तुमने उसे भी जहन्नुम की चिता में जलाने के लिए मेरे शहर चले आए हो। मगर सुधा मोती से कुछ न कह सकी। वो मेज पर सर रखकर फूट फूट कर रोने लगी, और जब मोती ने उसका हाथ थामना चाहा तो वो गुस्से से झुंझला गई और उसका हाथ झटक कर कमरे से बाहर चली गई। बाहर निकलकर सीढ़ियों से नीचे उतर गई। मोती उसे बुलाता ही रहा। वो भागकर सड़क पर जा पहुंची। सड़क पर अंधेरा था, मगर फिर भी बिजली की बत्तियों की इतनी रोशनी थी कि लोग उसके आंसू देख लेते, मगर उसने किसी की परवाह न की और वो रोते हुए आगे बढ़ गई। आसिफ अली पार्क के करीब पहुंचकर वो ठिठकी। एक लम्हे के लिए उसे ख्याल आया कि वो पार्क के अंदर जाकर किसी पेड़ के तने से सर टेक कर बैठ जाए, मगर फिर उसने सोचा, बेसूद है, सब बेसूद है। मेरे ख्यालों का शहजादा अब वहाँ न आएगा, अब वो कभी मेरे पास न आएगा। जब वो ये सोच रही थी तो उसने अपनी मांग का सिंदूर मिटा डाला, सुहाग बिंदिया खुरच ली और पार्क की रेलिंग पर अपनी सारी चूड़ियाँ तोड़ डाली, इस यकीन के साथ कि अब वो सारी उम्र के लिए बेवा हो चुकी है।